थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिए हुए है, लेकिन है बड़ा खतरनाक सवाल। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो मैं यहां बात कर रहा हूं आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विस, जो स्वतंत्रता के पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा का पुराना नाम। आईसीएस की परीक्षा को जो है कंडक्ट किया गया, जो है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से, जो है पहली बार 1853 में। कब? 1853 में 1853 के अधिनियम में यह आदेश आया कि यह प्रतियोगिता परीक्षा कैसे की जाएगी, जो है ये भर्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होंगी। तो इस चीज को संभव बनाने वाला गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंग, डलहौजी, मेयो और रिपन। 4 विकल्प है आपके सामने। तो जिस भी व्यक्ति ने इसको संभव बनाया है उसने एक दो काम नहीं किया है, बल्कि उस व्यक्ति ने भारत में रेल सेवा प्रारंभ कराई है। रेल सेवा प्रारंभ हुई आपके 1853 में मुंबई से ठाणे, उसी ने किया, क्योंकि 1853 में ये भी हो रहा है। ठीक। डाक विभाग स्थापित किया उसी गवर्नर ने। तो डाक विभाग आपके यहां स्थापित हुआ 1854 में। कब? 1854। और उसके साथ साथ उसी ने भारत में नवीन शिक्षा प्रणाली जो वुड डिस्पैच है उसे भी लागू किया। वुड डिस्पैच को लागू किया गया और वुड डिस्पैच लागू हुआ 1854 में। तो ये सारे काम करने वाला व्यक्ति है आपके भारत का गवर्नर, ब्रिटिश भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में आईसीएस के एग्जाम को प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने वाला व्यक्ति है लॉर्ड डलहौजी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और भी खतरनाक है। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाइड इन द इंडियन सिविल सर्विस? पहला भारतीय कौन है जिसने भारत में आईसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई किया? और वह व्यक्ति जो भी है 1863 में उसने क्वालिफाई किया, और दूसरा व्यक्ति जिसने क्वालिफाई किया वह 1869 में क्वालिफाई किया। तो पहले और दूसरे व्यक्तियों का नाम क्रमशः क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करें। यस, जी हां, पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1863, तो सत्येंद्र टैगोर ने, सत्येंद्र टैगोर साहब 1863, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दो दूसरे व्यक्ति थे। सुरेंद्र नाथ ने कब? 1869 में क्वालिफाई किया। यह क्रमशः आईसीएस की परीक्षा इस समय कहां हो रही थी? इस समय आईसीएस की परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। कहां? लंदन में। क्लियर? तो इन लोगों ने लंदन जाके एग्जाम दिया था। अगला सवाल, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? यस, विच गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया वाज इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड? ठीक। तो किस पर इंपीचमेंट चलाया गया था? इंपीच्ड हुआ था, वो महाभियोग चलाया गया था। तो किस पर आया? पहले देखिए, जिस भी व्यक्ति पर आया वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, पहला गवर्नर था। पहली बात मैं ये भी बता देना चाहता हूं। और इस व्यक्ति पर जो महाभियोग चलाया गया उसका आधार था भ्रष्टाचार। किस आधार पर? भ्रष्टाचार के आधार पर इस व्यक्ति पर जो है चलाया गया। जल्दी से इसका उत्तर आप लोग बताएं। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। क्या है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहला व्यक्ति था जिस पर जो है गवर्नर जो महाभियोग चलाया गया। ये 1773 के एक्ट के द्वारा बनाया गया गवर्नर जनरल। तो ये भारत में 1773 से 1785 तक यहां पर गवर्नर जनरल रहा। 1787 में इस पर महाभियोग का प्रस्ताव आया, और यह महाभियोग का प्रस्ताव आया कहां था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन 1795 में इसे बरी कर दिया गया, मतलब इस पे महाभियोग का प्रपोजल पास नहीं हुआ। वह व्यक्ति है वारेन हेस्टिंग। क्लियर?
अगले सवाल पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो मैं आपको बता दूं, 1833 के भारत शासन अधिनियम, इंडियन एक्ट के द्वारा, ठीक, भारत शासन अधिनियम 1833 के द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन, सेंट्रलाइज व्यवस्था अपनाई गई और उस केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत जो है भारत का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वह भारत का गवर्नर जनरल बना और इस समय भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1833 के एक्ट के द्वारा भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल बने। क्लियर? तो सॉरी, यहां पर भारत के पहले होंगे और बंगाल के अंतिम। क्लियर? ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर थे, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। क्लियर? तो वो कौन है? विलियम बेंटिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेशन का ये है, बहुत बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज रिलेटेड टू द एब्सोल्यूशन ऑफ चीटिंग सिस्टम? ठीक, तो चीटिंग सिस्टम को जो है हटाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल है? बेसिकली भारत में एक विशेष समुदाय हुआ करता था जिसका काम ही था ठगी करना, लोगों को वो कहते हैं टोपी पहनाना, टोपी पहना के उन्हें लूट लिया करता था। उस पर जो है काफी कार्रवाई की गई और लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया गया। कितने? 1500 ठगों को बंदी बनाया गया और इस काम को व्यापक तरीके से किया गया है कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। किसने किया है? कैप्टन स्लीमैन। इसके लिए इनकी विशेष नियुक्ति हुई थी कैप्टन स्लीमैन की। तो कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किस गवर्नर ने किया था इस कार्य के लिए, ठगों का अंत करने के लिए? जल्दी से रिप्लाई दें। जी हां, यहां है, यहां भी आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग और इस कार्य का समापन हुआ 1837 में। तो भारत ठगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ कब? 1837 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यपगत सिद्धांत। क्या है? व्यपगत सिद्धांत। इसी को आप कह सकते हैं कि राज्य हड़पने की नीति, इसी को कहा जाता है राज्य हड़पने की नीति। राज्य हड़पने की नीति है ये। तो यह सिद्धांत किसने चलाया और इस सिद्धांत का सबसे पहला शिकार राज्य कौन सा था और सबसे अंतिम शिकार राज्य कौन था? तो 1848 में, 1848 में इसका पहला शिकार राज्य बना सतारा और अंतिम 1856 में इसका अंतिम शिकार राज्य बना अवध। लेकिन इसी बीच भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य मिलाया गया 1853 में, जिसका नाम है झांसी। ठीक, झांसी का भी विलय किया गया था, यहां की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा भी जाता है। पहला सतारा, अंतिम अवध, 1853 में झांसी। और यह नेक काम किया या जैसा भी काम रहा हो, यह काम किया गया डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भारत को काफी परेशान करती है। क्लियर? डलहौजी भारत में कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह का जन्मदाता भी है, क्योंकि ये सारी घटनाएं 1857 के क्रांति का कारण भी बनती है। अगला सवाल आपका, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? राज्य अपहरण नीति मतलब वही डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, व्यपगत सिद्धांत जिसे कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो यहां पर सतारा का भी विलय 1848 में किया गया सबसे पहले व्यपगत सिद्धांत के तहत। नागपुर का भी विलय 1854 में किया गया और झांसी का भी विलय 1853 में किया गया। तो ये तीनों राज्य विलय के आधार पर बने, ठीक, झांसी, नागपुर और सतारा। लेकिन पंजाब का विलय युद्ध के द्वारा हुआ है और ये पंजाब का विलय किया गया है सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा। कब? आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा
आंग्ल सिख युद्ध दूसरा वाला, और यह युद्ध हुआ है 1848-49 में। ठीक, तो यहां पर 4 राज्यों में सतारा, नागपुर, झांसी का विलय व्यपगत के द्वारा किया गया। पंजाब ऐसा राज्य रहा जिसका विलय व्यपगत सिद्धांत के द्वारा नहीं बल्कि सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा किया गया, जो 1848 से 49 के मध्य हुआ। क्लियर? अगला सवाल ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? टेलीग्राफ, ठीक, डाक तार विभाग होता था पहले, अब तो खैर मोबाइल क्रांति और टेलीफोन की वजह से तार का अस्तित्व तो खत्म हो गया, लेकिन पहले तीव्र संचार का यही माध्यम था। इसमें कोडिंग डिकोडिंग की जाती थी और कोडिंग डिकोडिंग की भाषा से इसको समझा जाता था। तो बेसिकली आपके यहां ये टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई 1853 में। कब? 1853। ये वही शासन है जो डलहौजी के द्वारा किया जा रहा था, और 1853 में पहली बार बिछाई गई ये लाइन कलकत्ता से आगरा के मध्य। ठीक, इसके साथ इसने बहुत ढेर सारे काम किए थे। दूरसंचार विभाग की स्थापना की, रेलवे की शुरुआत की डलहौजी के समय में, तो ढेर सारे काम हुए। और उसी के साथ साथ कलकत्ता से आगरा तक पहली बार टेलीग्राफ की लाइन भी बिछाई गई। क्लियर? यस। अगला सवाल ये रहा जो आपका 9वां सवाल होगा। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ कब? 15 अगस्त 1947 1947 में, और आपके यहां 21 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 तक वायसराय रहता है। 21 जून 1948 तक ये शासन किसका है? ये शासन है लॉर्ड माउंटबेटन का। किसका? लॉर्ड माउंटबेटन का। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय भी था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत स्वतंत्र हुआ था। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी सवाल। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? यहां पर नहीं घटी को फोकस करिएगा, नहीं तो यह सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, यहां ध्यान दीजिएगा। वैसे आजकल एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है तो इस नहीं शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि बार बार इसे नहीं पढ़ने जो है ना पढ़ने के कारण स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलत करते हैं। तो आप लोग इससे सावधान रहिएगा। वैसे नहीं अंडरलाइन रहता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन तो हुआ था भाई इसी के शासनकाल में 1905 में। इस बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में आपके यहां स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और अंत में 1911 में दिल्ली दरबार जो है जॉर्ज पंचम के आने पर जो है इसे जो है समाप्त किया गया। तो बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1906 और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। तो ये तो रहा पहला विकल्प, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे एलिमिनेट करिए। ठीक, पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई, लेकिन इसका नवीनीकरण किया गया 1903 में। और इस समय कौन है? कर्जन आपके यहां 1899 में से 1905 तक शासक रहा, गवर्नर वायसराय के रूप में रहा। तो भारत में वायसराय रहने की इसकी अवधि क्या थी? 1899 से 1905। इस दरमियान इसने बंगाल विभाजन भी किया, पुरातत्व विभाग को फिर से रिस्ट्रक्चर किया। ठीक, द्वितीय दिल्ली दरबार होता है आपका 1903 में। तो द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, इसी के बीच में आ रहा है। अब अंतिम विकल्प बचा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया है 1885 में, और 1885 1899 के पहले आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, और इस समय आपका वायसराय है लॉर्ड डफरिन। कौन है? लॉर्ड डफरिन है। तो लॉर्ड डफरिन के रहते हुए ये कांग्रेस स्टेबल हुआ और इसकी स्थापना की अंग्रेज प्रशासक A.O. ह्यूम ने। तो इस तरह ये 10 सवाल आपके कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, आजकल मुझे फिर मैसेज आना